एक बहुत प्यारा सा आज अध्याय के साथ हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी में लेसन नंबर 11 के आज कम से कम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो हर साल बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो पहला हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी की जब भी बात करेगा तो आपका आंसर होगा कि यह विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों या जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है। यह विज्ञान की आधुनिक शाखा है जिसमें जैव रसायन, सूक्ष्म जीव की, आणविक जीव विज्ञान, अनुवांशिकी आदि के अध्ययन का विस्तृत उपयोग किया जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल इरेक ने किया था। तो हमने देखा जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो जैव विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा जैविक तंत्र या जीवधारियों के द्वारा सूक्ष्म जीव बना करके मानव के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से आज का सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आरडीएनए में आर क्या है। तो आप कहेंगे आरडीएनए में आर से अभिप्राय रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योगक डीएनए से है, ये भी आप बता सकते हैं। तो आरडीएनए में जो आर है उसका मतलब क्या कहते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। चलो इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये पूछा जाता है कि पुनर्योगज या पुनर्संयोजन डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था। तो उत्तर में होगा स्टैनले कोहेन। देखेंगे पुनर्योगज यानी एक डीएनए से, जैसे एक डीएनए है, एक डीएनए से दो डीएनए के जोड़ने का जो कार्य करते थे सर्वप्रथम किसने किए थे। तो आपके वैज्ञानिक थे स्टैनले कोहेन और रॉबर्ट वोयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कक्षा 11 में जो आप पढ़ चुके हैं इसके आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि आणविक आकार के आधार पर, माने आणविक संरचना के आधार पर एंजाइम बड़े होते हैं या डीएनए, आप इसके बारे में कैसे पता करेंगे। तो आणविक संरचना के आधार पर बताना है कि डीएनए बड़े होते हैं कि आरएनए बड़े होते हैं। तो सुनिए, आणविक आकार के आधार पर एंजाइम डीएनए से छोटे होते हैं। एकदम याद कर लीजिए, एंजाइम होते हैं वो डीएनए से छोटे होते हैं क्योंकि डीएनए में किसी भी जीव की समस्त क्रियाएं, संरचनाओं से संबंधित आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती है। दूसरी ओर एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका निर्माण डीएनए के ही किसी एक जीन द्वारा होता है। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड के बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला होती है, जबकि एंजाइम में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। डीएनए सबसे बड़ा जैव अणु है, इसमें जीवों की सभी आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती है। यानी अगर संक्षिप्त में लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि डीएनए के ऊपर जो जीन होते हैं इसी जीन से एंजाइम का निर्माण होता है। यानी डीएनए हमेशा बड़े होते हैं क्योंकि डीएनए से ही क्या बनता है, एंजाइम, और एंजाइम जो होते हैं छोटे होते हैं। तो डीएनए बड़े होते हैं, एंजाइम छोटे होते हैं। ये बात अगर आपसे कोई पूछे तुरंत आप बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन आपसे ही कह रहा है यार कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे किया जाता है। पुनर्योगज डीएनए, अगर कोई आपसे पूछे कि पुनर्योगज डीएनए क्या होता है तो आप सीधा कहेंगे कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा वांछित डीएनए जीन को क्रमशः काटकर एक वाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। हमने ही कहा कि जैसे कोई जीव है, ये कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक है, हमने इसको काटा, एंडो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज के द्वारा काट करके जो जीन निकाले, जो डीएनए निकाले, और दूसरी कोशिका के साथ जब हम जोड़ देते हैं, इसकी दूसरी कोशिका के साथ जब हम जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज डीएनए का मतलब होता है एक कोशिका से डीएनए निकाल कर वाहक के साथ जब जोड़ देते हैं तो पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 के पास हम लोग चलते हैं। 6 नंबर पर देख सकते हैं आप यार, कह रहा है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु के खंडों में तोड़ देता है। तो उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणुभोजी के डीएनए को काटता है, जीवाणुभोजी के। तो उसका नाम होगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज या एक्सोन्यूक्लियेज। आप सबको मालूम है यार कि अगर ऐसे डीएनए है तो सिरे से जो काटता है, किनारे से जो काटता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सोन्यूक्लियेज। जो बीच में से काटता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोन्यूक्लियेज। तो जो किनारे से काटेगा उसको एक्सोन्यूक्लियेज, जो बीच में से काटेगा उसको एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलो और आ भी गया यही क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं यार।
एक्सोन्यूक्लियज और एंडोन्यूक्लियज में क्या अंतर है? आप कहेंगे एक्सोन्यूक्लियज डीएनए के सीरस से न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है, जबकि एंडोन्यूक्लियज डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ये डीएनए है जो किनारों से, जो सिरों से न्यूक्लियोटाइड को काट कर अलग करता है, उसी को कहता है एक्सोन्यूक्लियज। और एंडो का मतलब होता है बीच से जो काटता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोन्यूक्लियज। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए क्या कहलाता है? तो बाह्य डीएनए का मतलब होता है कि जो बाहर से, जैसे कोई कोशिका है उससे काट कर डीएनए निकालेंगे, और जब आप इसको वाहक के साथ जोड़ देंगे तो इसे क्या कहते हैं यार? तो इसी को कहते हैं पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। तो इसी को कहते हैं पुनर्योगज डीएनए, जब आप वाहक से काट करके इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब कह रहा है प्रश्न संख्या 9 में कि जीन अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले 2 वाहकों का उल्लेख कीजिए। जीन अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले 2 वाहकों का उल्लेख कीजिए। तो देखो, जीन वाहक तो जानते ही होंगे ना, जो डीएनए को लेकर के या जीन को लेकर के दूसरे कोशिका में पहुंचाता है। तो जीन अभियांत्रिकी में जीवाणु के प्लाज्मिड, यानी जीवाणु के जो प्लाज्मिड होते हैं उसका, और बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी, दोनों का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। या तो प्लाज्मिड आप कर सकते हैं, या फिर जीवाणु जो भोजी है इसका उपयोग आप जीन अभियांत्रिकी में कर सकते हैं। तो जब ये बात आपसे पूछेगा तुरंत आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाहक में प्रतिबंधन एंजाइम की पहचान के लिए 1 से अधिक स्थल नहीं होना चाहिए। क्यों? जो वाहक होता है, जैसे मान लीजिए कि आप डीएनए को जोड़ना चाहते हैं यार वाहक के साथ, वाहक में 1 से अधिक स्थान नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो, वाहक में एक ही पहचान या क्लोनिंग स्थल होना चाहिए जहां प्रतिबंधन एंजाइम क्रिया कर सके तथा जिसमें विजातीय डीएनए को पहचाना जा सके। यदि 1 से अधिक पहचान स्थल होंगे तो प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया द्वारा वाहक अनेक स्थानों पर कट जाएगा तथा जीन क्लोनिंग की क्रिया जटिल हो जाएगी। माने एक अगर पहचान स्थल रहेगा ना, तो जो एंजाइम होते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज, वो काटेगा, एक जगह से काट देगा। अरे भाई, वो भी डीएनए ही होता है ना जो वाहक होता है। मान लो कई जगह से काटेगा तो कहाँ कहाँ सब जीन डालेंगे। तो इसीलिए जो वाहक होते हैं या संवाहक होते हैं उसको सिर्फ एक ही जगह ही स्थान होना चाहिए। जैसे मान लो कि वाहक है, सिर्फ एक जगह होना चाहिए कि हम लोग जीन की क्लोनिंग आसानी से कर सकें। चलो आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्लाज्मिड क्या है स्पष्ट कीजिए। प्लाज्मिड क्या है स्पष्ट कीजिए। तो सीधा आप कहेंगे यार कि ये जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है। ये जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। माने प्लाज्मिड का मतलब है जो जीवाणु होता है उससे ये प्राप्त किया जाता है प्लाज्मिड, और ये बहुत छोटा होता है। यह एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जा सकता है। प्लाज्मिड प्राय जीवाणु, जो प्लाज्मिड होता है प्लाज्मिड प्राय जीवाणु या ईस्ट में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग डीएनए पुनर्योगज तकनीक में संवाहक के रूप में किया जाता है। T1 प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेलिसियंस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। याद करेंगे, जो T1 प्लाज्मिड है, एक प्लाज्मिड का एक उदाहरण है। इसका प्रयोग, इसका जो निर्माण होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेलिसियंस जीवाणु से किया जाता है, यानी प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है यार, कह रहा है कि किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए। किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसमें बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिका के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता रखता है। किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखना है यार। संवाहक वो होता है ना, आप सभी लोग जानते होंगे, जो डीएनए को लेकर के दूसरी कोशिका में पहुंचाने का कार्य करता है। PBR 322 में बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिका के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। बिना इसमें परिवर्तन हुए, गुणसूत्र में बिना नियंत्रण किए हुए, ये अपना अधिक से अधिक फोटो यानी प्रतिकृति की गुण जीवाणु के अंदर प्राप्त कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है प्रत्यक्ष जीन हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं। तो वाह्य डीएनए के
परपोषी कोशिका में प्रत्यक्ष रूप से वाहक के बिना निवेशन को प्रत्यक्ष जीन हस्तांतरण करते हैं। यानी बिना किसी वाहक से जो जीन होते हैं, जो डीएनए होते हैं, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पहुंचाए जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष जीन हस्तांतरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डीएनए खंडों को पूंजीकरण विधि को क्या कहते हैं। डीएनए खंडों को जो पूंजीकरण विधि होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, आप कहेंगे कि डीएनए खंडों के पूंजीकरण विधि को साठगण विधि कहते हैं। साठगण विधि कहते हैं, याद करेंगे, साठगण विधि कहते हैं। तो डीएनए खंडों के पूंजीकरण का मतलब होता है कि डीएनए के बहुत अधिक संख्या एक जगह एकत्रित होना। डीएनए के बहुत अधिक संख्या एक जगह का होना, एकत्रित होना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि समर्थ कोशिका के निर्माण में कैल्शियम क्लोराइड की क्या योगदान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समर्थ, देखो, रूपांतरण की क्रिया के लिए जीवाणु कोशिकाओं को कैल्शियम क्लोराइड से उपचारित किया जाता है, जिसमें जीवाणु कोशिका की कोशिका झिल्ली सुगराई हो जाती है और इसके द्वारा माध्यम से विभाजित डीएनए को ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। जैसे अगर कैल्शियम क्लोराइड के घोल में जब इसको, जैसे कोई जीवाणु है और इस जीवाणु को जब कैल्शियम क्लोराइड के घोल में आप डालेंगे ना, तो इसकी जो झिल्ली होती है सुगराही हो जाती है, माने आर पार अब इसके अंदर डीएनए आरएनए जा सकते हैं। तो इसका झिल्लियों की सुगराही बनाने के लिए हम लोग कैल्शियम क्लोराइड के घोल में इसको डाल देते हैं, जिसके कारण कि आसानी से जीवाणु इसके अंदर आ सके फिर जा सके। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, पीसीआर अभिक्रिया में, कह रहा है पीसीआर अभिक्रिया में विकृतीकरण चरण के छूट जाने पर अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विकृतीकरण, विकृतीकरण का मतलब होता है यार, आप पढ़े तो जैसे डीएनए के दो टुकड़ा है ना, हम इसको लगभग 100 डिग्री से सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो दोनों डीएनए के टुकड़े अलग हो जाते हैं, माने एकल रज्जुक, दोनों रज्जुक जो होता है एकल रज्जुक में टूट जाता है। तो अगर ये क्रिया ना हो, छूट जाए, तो क्या पीसीआर की क्रिया होगी। तो उत्तर होगा यदि दृश्यती डीएनए का विकृतीकरण नहीं होगा तो प्रारंभक अपने पृथक डीएनए रज्जुक पर एक पूरक अनुक्रम का तापनुशीलन करने में समर्थ नहीं होगा और प्रारंभक का दृढ़ीकरण नहीं होगा। यानी सीधा आप कहेंगे कि एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, जब टूटेगा ही नहीं तो कैसे बनेगा यार। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से कह रहा है ना कि अर्धसूत्री विभाजन को ध्यान में रखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि पुनर्योगी डीएनए किस अवस्था में बनते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन 1 के पैक्टिन अवस्था में, पैक्टिन एक अवस्था होती है, याद रखेंगे, पैक्टिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जीन विनिमय की घटना होती है, जिसमें नॉन सिस्टम क्रोमेटिड के कुछ खंडों का आदान प्रदान होता है। कोई भी आपसे पूछे जीन विनिमय की किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जब जनन होता है और जनन के बाद जो जीन होते हैं एक गुणसूत्र से हट करके दूसरे गुणसूत्र पर चले जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं जीन विनिमय। गुणसूत्र के ऊपर जो जीन होते हैं अपने स्थान को बदल देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं जीन विनिमय। आगे बढ़ते हैं। आगे ही कह रहा है कि मानव की कोशिका में डीएनए की मोलर सांद्रता क्या होगी, अपने अध्यापक से परामर्श लीजिए। देखिए, मानव की जो कोशिका में डीएनए का जो मोलर सांद्रता पूछेगा उसकी मान कितनी होगी, तो आप सीधा कहेंगे यार कि मनुष्य के द्विगुणित कोशिका में मानव डीएनए की मोलर सांद्रता निम्न होगी। यानी मानव द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या गुण 6.23 × 10⁻23 यह अवगाद्र संख्या है, इसी से गुणा किया गया। तो आपके कोई पूछेगा मोलर सांद्रता तो 46 है, और जो अवगाद्र संख्या है उससे गुणा कर देंगे तो बराबर आ जाएगा आपका 2.77 10⁻18। देख लीजिएगा ध्यान से, 10 के ऊपर क्या आ जाएगा 18 मोल्स आपके आ जाएंगे जब भी आपसे पूछा जाएगा तो। ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, तो ये बात आपको याद होना चाहिए यार, जब भी आपसे पूछे तो आप इस तरीके से बता सकते हैं मोलर सांद्रता कितनी होगी। ठीक है, चलो आज का जो क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलो इसको एक बार और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर इसको 19 बना लेते हैं हम लोग। तो 19 में कह रहा है यार कि प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो आप आराम से बता सकते हैं कि प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण है तो विशिष्ट पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उसमें पहला जो वर्ण यानी जो अक्षर होता है जीव के वंश के, दूसरा और तीसरा जो वर्ण होता है उसके जाति के दर्शाता है, चौथा वर्ण प्रभेद को दर्शाता है, तो जबकि अन्य रोमन अंक जीवाणु में एक एंजाइम के पृथक्करण क्रम को इंगित करता है। उदाहरण के लिए
जैसे आपको मैं इधर लिख के दिखाता हूँ, ईसिया कोराई R1। तो ई जो होता है वंश के बताएगा, जो ये 2 अक्षर देख रहे हैं ये जात के बताएंगे, हमेशा 2 अक्षर लिया जाता है जात का। जो तीसरा आर है, आर वो प्रभेद को बताएगा, और जो रोमन अंक में 1 लिखा गया है यह ये बताएगा कि एंजाइम के पृथक्करण के कौन से क्रम में, माने किस क्रम में इस एंजाइम को हमने अलग किया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं यार। 20 नंबर ये पूछ रहा है कि प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर बताइए। तो अगर आपसे कोई पूछे प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर, तो प्लाज्मिड डीएनए यह है, गुणसूत्रीय डीएनए यह है। पहले आप कहेंगे ये प्राय वृत्ताकार और आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, माने प्लाज्मिड डीएनए जो होते हैं गोलाकार होता है और आकार में कैसा होता है, छोटा आता है। गुणसूत्रीय डीएनए कैसा होता है यार, आकार में ये क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, और इसकी संख्या तो जानते हो लंबाकार होता है। इनमें वाहक के रूप में काम में लाया जा सकता है। जो प्लाज्मिड होता है ये वाहक के रूप में काम में आ सकता है, इनमें वाहक के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता है। यानी आपने ये कहा कि जो प्लाज्मिड होता है इसको वाहक के रूप में काम में ला सकते हैं, लेकिन जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है इसमें वाहक के रूप में आप काम में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब प्लाज्मिड डीएनए में ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय रचनाएं होती है, माने ये अतिरिक्त होता है, ये पाया नहीं जाता, अतिरिक्त होता है। यह अतिरिक्त गुणसूत्रीय रचनाएं होती है और यह मुख्य गुणसूत्रीय रचनाएं होती है। तो आज हम लोगों ने 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा, बाकी के अब जो 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।